मुझे यहाँ कॉलेज में पढ़ते पढ़ते 1 साल पूरा हो चुका था। पहला साल ख़त्म हो गया था, लेकिन मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही थी। हमेशा पैसों की कमी। मैं कोटा के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ता हूँ और पास ही एक पीजी में रहता हूँ। हर महीने बाबा मुझे 10,000 रुपये भेजते हैं। उसमें से 6,000 सीधे पीजी में चले जाते। बाकी 4,000 कभी लाइब्रेरी की फ़ीस, कभी कैंटीन और कभी दोस्तों के साथ घूमने में ख़त्म हो जाते। महीने के आखिर तक मेरे हाथ पूरी तरह खाली हो जाते थे और सच कहूँ तो ये बात धीरे धीरे मुझे अंदर से खा रही थी। एक दिन सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ जॉगिंग पर निकला था। ठंडी हवा चल रही थी। सड़कें लगभग सुनसान थी। तभी मेरे दोस्त वीरेन ने चलते चलते कहा, अरे, पास वाली गली के आखिर में एक मकान खाली है, किराया सिर्फ 2,500 रुपये है। 2,500 रुपये। ये सुनते ही जैसे मेरे दिमाग में अलार्म बज गया। मेरे लिए ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक मौका था, खर्च आधा करने का मौका। मैंने उसी वक्त तय कर लिया, आज ही उस मकान को देखूंगा। कॉलेज ख़त्म होते ही मैं सीधा उस गली की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं गली के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, आवाज़ें कम होती जा रही थी, लोग कम होते जा रहे थे और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका अजीब तरीके से खामोश हो गया। वो मकान गली के बिल्कुल आखिरी छोर पर था, अकेला। आसपास कोई और रहने लायक घर नहीं। बाकी सब मकान बंद पड़े थे। दरवाज़ों पर धूल, खिड़कियों पर जाले, जैसे सालों से वहाँ कोई रहा ही ना हो। लेकिन उन सब के बीच वो एक मकान बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसकी सफाई करवाई हो। मैं वहाँ खड़ा था और तभी मुझे पहली बार वो अजीब एहसास हुआ। वहाँ कुछ अजीब घुटन सी महसूस हो रही थी। गर्मी का मौसम था, लेकिन फिर भी मुझे हल्की ठंड महसूस हो रही थी। मकान की दीवार पर एक नंबर लिखा था। मैंने तुरंत कॉल लगाया। फ़ोन उठते ही सामने से एक भारी आवाज़ आई। बोलिए। मैंने कहा, मुझे मकान किराए पर चाहिए। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उसने सिर्फ एक लाइन कही, 2,500 रुपये, 1 रुपया कम नहीं। इतना सस्ता किराया और इतनी जल्दी जवाब, ये थोड़ा अजीब था। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, पैसे बचाना। मैंने तुरंत हाँ कर दी। करीब आधे घंटे बाद वो आदमी वहाँ आ गया। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, इतने गहरे कि काले चश्मे के पीछे से भी साफ दिख रहे थे। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे कई रातों से सोया ना हो। वो मेरे पास आया, बिना कुछ बोले पैसे लिए, चाबी मेरे हाथ में रखी और मुड़कर जाने लगा। ना कोई सवाल, ना कोई शर्त, ना कोई कागजी काम, कुछ भी नहीं। वो थोड़ी दूर गया, फिर अचानक रुक गया। धीरे से पलटकर मेरी तरफ देखा और कहा, एक बात और, ऊपर वाले कमरे में ज़रूरत के बिना मत जाना। कुछ सेकंड रुका, फिर और धीमी आवाज़ में बोला, जितना कम जाओगे उतना अच्छा रहेगा। और फिर बिना मेरी प्रतिक्रिया का इंतज़ार किए वो वहाँ से चला गया। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसकी बात मेरे दिमाग में घूम रही थी, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद से कहा, अब ये पूरा घर मेरा है, मैं जहाँ चाहूँगा जाऊँगा। चाबी लेकर मैं वापस पीजी लौट गया। अगले दिन मैंने अपना सामान उठाया और उस मकान में शिफ्ट हो गया। दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब सी गंध आई। वो पुराने घर की गंध थी, जैसे सालों से हवा अंदर ही बंद हो। नीचे एक कमरा था, एक छोटी सी रसोई और एक बाथरूम। ऊपर जाने के लिए लकड़ी की एक पुरानी सीढ़ी थी। मैंने ऊपर देखा, सीढ़ी के पार बस अंधेरा था। मकान मालिक की आवाज़ फिर से दिमाग में गूंजी, ऊपर वाले कमरे में ज़रूरत के बिना मत जाना। मैंने नज़रें हटा ली।
उस दिन मैंने पूरा समय सामान सेट करने में निकाल दिया। रात के करीब 11 बजे मैं सोने के लिए लेट गया। बाहर खामोशी थी, इतनी गहरी खामोशी कि घड़ी के कांटों की आवाज़ मेरे कान तक आ रही थी। और तभी ऊपर से कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मेरा शरीर एकदम सख्त हो गया, मैं हिला तक नहीं। मैंने खुद को समझाया शायद कोई जानवर होगा, लेकिन ये आवाज़ जानवर जैसी नहीं थी, ये इंसानी कदमों की आवाज़ थी। मैं पूरी रात लगभग जागता रहा और कब आँख लगी पता ही नहीं चला। अगले दिन कॉलेज से लौटते वक्त मेरी हालत ख़राब थी, नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं बस घर जाकर सोना चाहता था। जैसे ही मैं गली में मुड़ा, मेरे कदम धीरे हो गए। घर के सामने कोई खड़ा था। वो एक औरत थी, उसकी पीठ मेरी तरफ थी और चेहरा घर की तरफ। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगी। मैंने आवाज़ लगाई, जी कौन है आप? वो धीरे धीरे पलटी और जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरे पैर वहीं जम गए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर उसने धीरे से कहा, यहाँ से चले जाओ। मेरी सांस अटक गई। वो एक कदम आगे बढ़ी और बहुत धीमी आवाज में बोली, ये घर छोड़ दो। और फिर बिना कुछ और कहे वो मुड़कर चली गई। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। मेरे दिमाग में सिर्फ सवाल थे, वो औरत है कौन? उसे कैसे पता मैं यहाँ रहने आया हूँ? और उसने मुझे चेतावनी क्यों दी? उस रात मैंने पहली बार डर महसूस किया। मैंने तुरंत वीरेन को फ़ोन किया, उसे सब बताया, मकान मालिक की बात, ऊपर से आती आवाज़ और वो औरत के बारे में। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, उस जगह के बारे में मैंने भी कुछ सुना है वैसे, पर। मैंने पूछा, पर क्या? उसने कहा, कल मिल, सब बताता हूँ। और फ़ोन कट गया। उस रात ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। अगले दिन वीरेन मेरे घर आया। घर में घुसते ही उसने सबसे पहले ऊपर वाली सीढ़ी की तरफ देखा, फिर मुझसे पूछा, तू ऊपर गया? मैंने कहा, नहीं। उसने गहरी सांस ली, अच्छा किया। वो अंदर आकर बैठ गया और फिर उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मैंने सुना करीब 15 साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था, माँ बाप और एक बेटी। पड़ोस में कोई तांत्रिक रहता था। एक दिन बाप को काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना पड़ा। जैसे ही वो दिल्ली के लिए निकला, पड़ोस का वो तांत्रिक आया और माँ को कहने लगा, इस इलाके की ज़मीन पर एक पुराना श्राप है, उसे हटाने के लिए मुझे ऊपर वाले कमरे में 7 दिन का अनुष्ठान करना होगा। माँ डरी हुई थी और वो मान गई। तांत्रिक ने 7 रात ऊपर वाले कमरे में वो अनुष्ठान किया। 8वें दिन सुबह जब माँ की आंख खुली, उसकी बेटी उसके पास नहीं थी। माँ ने पूरा घर ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। आखिर में वो ऊपर वाले कमरे में गई। वहाँ तांत्रिक नहीं था, ना ही उसकी बेटी। बस फर्श पर राख पड़ी थी और दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। उस दिन के बाद वो माँ कभी ठीक नहीं हुई। लोग कहते थे वो हर रात ऊपर वाले कमरे में जाती थी और सीधे सुबह वापस आती थी। जब कोई पूछता तो उसे कुछ याद नहीं होता था। कुछ महीने बाद उस घर में दोनों पति पत्नी की लाश मिली और वो घर खाली हो गया। 1 महीने तक केस चला, पर कोई सबूत नहीं मिला और केस बंद हो गया। वीरेन ने बात खत्म की, फिर बोला,
तब से जितने भी किराएदार यहाँ आए कुछ दिन रुके और फिर घर छोड़कर चले गए। मैं तो कहता हूँ छोड़ दे ये घर, पीजी वापस चल। मैंने कहा नहीं यार, अभी तक तो सब ठीक है मेरे साथ, वो शायद कोई जानवर था ऊपर। वीरेन ने कहा और वो औरत? मैंने जवाब दिया शायद कोई पड़ोसी होगी। वीरेन थोड़ी देर मुझे देखता रहा, फिर बोला ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, और वो उठकर पीजी वापस चला गया। उस रात के करीब 2 बजे मेरी आंख अचानक खुली। कमरे में पूरा अंधेरा था, बिल्कुल सन्नाटा, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे कमरे के बाहर कोई है। मैं उठा और बिना आवाज़ किए कमरे से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने कमरे से बाहर देखा, मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। वहाँ कोई साया खड़ा था। उसने तांत्रिक जैसे कपड़े पहन रखे थे और मुझे देखते ही वो सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे की तरफ भाग गया। मेरे पैर वहीं जम गए। उसका पीछा करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, लॉक किया और कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। सारी रात घुटने सीने से लगाए बैठा रहा। आंखें खुली थी, सांसें धीमी थी, हर छोटी सी आवाज़ पर दिल धड़क उठता था। सुबह होते ही मैं घर से निकला और सीधा चौल के पास वाली दुकान पर चला गया। वहाँ एक बुज़ुर्ग थे, कोई 65-70 साल के। मैंने उन्हें सारी बात बता दी और उनसे उस मकान के बारे में पूछा। उन्होंने चुपचाप मेरी सारी बात सुनने के बाद थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, वो तांत्रिक असली नहीं था। मैंने कहा मतलब वो खुद उस काली शक्ति को वहाँ लेकर आया था। उन्होंने आगे कहा, कहते हैं कि एक खास तपस्या से वो शक्ति मिलती है जो सारी इच्छाएं पूरी कर दे, लेकिन उसके बदले में उस शक्ति को जो चाहिए वो देना पड़ता है। और उसने क्या दिया? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, उस बच्ची की जान और वो घर, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने कहा हमेशा के लिए मतलब उस शक्ति को एक ठिकाना चाहिए और जो भी उस घर में रहे। ये कहकर वो रुक गए। मैंने पूछा जो वहाँ रुकते हैं उनका क्या होता है? उन्होंने आंखें नीचे कर ली और कहा, या तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है या तो वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाते हैं। उस पल मैंने तय कर लिया कि आज ही सामान उठाऊंगा और वहाँ से चले जाऊंगा। मैं घर वापस आया। दिन की रोशनी थी, धूप घर के दरवाजे तक आ रही थी। मैंने खुद को समझाया कि जितना जल्दी हो सके मैं सामान लेकर यहाँ से निकलता हूँ। मैं अंदर गया, कपड़े, किताबें, बैग सब उठाने लगा। तभी ऊपर से एक आवाज़ आई। इस बार चलने की आवाज़ नहीं थी, एक बच्चे के रोने की आवाज़ थी। मेरे हाथ रुक गए। आवाज़ असली लग रही थी, दर्द में डूबी हुई। मेरे अंदर एक हिस्सा कह रहा था कि यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन दूसरा हिस्सा कह रहा था अगर सच में कोई बच्चा हुआ तो। मैं सीढ़ी की तरफ बढ़ा। सीढ़ी के ऊपर पूरा अंधेरा था, उस पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने एक कदम ऊपर की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, वो बच्चे के रोने की आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि सामने फर्श पर राख का एक गोल घेरा बना हुआ था और उस गोल घेरे के बीच एक चाबी रखी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मकान मालिक ने मुझे दी थी। मैंने अपनी जेब टटोली, मेरी चाबी वही थी, तो ये दूसरी चाबी किसकी थी? मैंने पूरे कमरे में नज़र घुमाई तो वहाँ दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। हर तरफ एक ही वाक्य बार बार लिखा हुआ था। वहाँ लिखा था कि जो यहाँ रहेगा वो हमारा होगा। मैंने कमरे की कोने की तरफ देखा। कमरे के उस अंधेरे कोने में कोई खड़ा था। वो बिल्कुल स्थिर था,
इतना स्थिर कि कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा शायद वो सिर्फ परछाई है। लेकिन फिर उसके बाल हल्के हल्के हिले, लंबे उलझे हुए बाल उसके पूरे चेहरे पर गिरे हुए थे। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी सांस अटक गई। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया और फिर एक झटके में उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उस पल मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका चेहरा पूरा का पूरा राख से लिपटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जलाकर बस राख में छोड़ दिया हो। उसकी आंखें सीधे मुझे घूर रही थी और अगले ही पल वो जोर से चीखा। एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी, और वो मेरी तरफ दौड़ा। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से पीछे मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि हर धड़कन कानों में गूंज रही थी। मैं जैसे ही सीढ़ियों तक पहुंचा, मैं जम गया। सीढ़ियों के बीचों बीच वो खड़ा था, वही तांत्रिक। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो अंदर था, फिर ये यहाँ कैसे? अब सब साफ था, ये इंसान नहीं है। मैं फंस चुका था। सोचने का वक्त नहीं था। मैं सीधा मुड़ा और बगल वाली खिड़की की तरफ भागा और बिना एक पल रुके मैंने छलांग लगा दी। मैं नीचे ज़मीन पर आ गिरा। मेरी सांसें बेकाबू थी। पूरा शरीर दर्द से जल रहा था। मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा। खिड़की में वो खड़ा था, वही तांत्रिक। लेकिन इस बार उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और वो मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़रें सीधे मुझ पर टिकी हुई थी। मैं उठा, बाकी सामान वहीं छोड़कर मैं पीजी की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन मैंने वो मकान मालिक को फ़ोन कर कर उसकी चाबी वापस दे दी और अपना एडवांस वापस ले लिया और घर में रखा सारा सामान अपने पीजी में शिफ्ट करवा लिया। कुछ हफ्ते बाद वीरेन ने बताया कि वो घर फिर से किराए पर उठ गया है, किसी और को। मैंने पूछा, क्या उस किराएदार को बताना चाहिए? वीरेन चुप रहा और बोला, ये हमारा काम नहीं है। तूने मकान मालिक से कहा था ना कि तू जाना चाहता है? मैंने कहा, हाँ। उसने क्या कहा था? मुझे याद आया, उसने कुछ नहीं कहा था। वो बस मुझे एक नज़र देख रहा था, लंबे वक्त तक, और उसकी आंखों के नीचे वो काले घेरे पहले दिन से भी ज़्यादा गहरे लग रहे थे। उस दिन के बाद से मैंने कभी वो चौल वाले इलाके पर भी कदम नहीं रखा। कहानी ख़त्म करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। उस घर से निकलने के कुछ दिन बाद जब मैं सुबह उठा तो मेरे हाथ में कुछ था, एक चाबी। वो वाली नहीं जो मकान मालिक ने दी थी, वो दूसरी वाली जो उस जले हुए घेरे के बीच में रखी थी। और मुझे आज भी नहीं पता कि वो मेरे पास कैसे आई।